Hello students, today we will start new chapter that is Lhasa की ओर. It is written by राहुल सांकृत्यायन. Students, राहुल सांकृत्यायन इनका मूल नाम नहीं था. राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम माना जाता है वो था केदार पांडेय. केदार पांडेय. Students, Kedar Pandey born in 1893 in पंदहा गांव, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश. स्टूडेंट्स, जो पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश था वो इनका जो पैतृक गांव था वो नहीं था. ये अपने ननिहाल में पैदा हुए थे. इनका जन्म अपने ननिहाल मीन्स नानी का घर, अपने ननिहाल में. सो वी कैन से राहुल सांकृत्यायन या केदार पांडेय का जो ननिहाल था वो कहाँ था? पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश. And he born in 1893 and students he died in 1963. और अब केदार पांडेय से राहुल सांकृत्यायन नाम कैसे पड़ा? दैट वन आई एम टेलिंग. स्टूडेंट्स, जो राहुल केदार पांडेय थे उनको घूमने का बड़ा शौक था. वे घुमक्कड़ी जीवन पसंद करते थे. घुमक्कड़ी जीवन इन्हें बहुत पसंद था. सो इन 1930 में इन्होंने क्या किया? ये कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे. और श्रीलंका जाकर इन्होंने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया. मीन्स ही बिकेम द फॉलोवर ऑफ बुद्धा. वे बुद्ध के फॉलोवर बन गए और इन्होंने अपना नाम केदार पांडेय की जगह राहुल सांकृत्यायन रख लिया. राहुल सांकृत्यायन क्यों रखा? क्योंकि राहुल सांकृत्यायन क्यों रखा? क्योंकि राहुल किसका नाम था? राहुल महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम था. इसलिए इन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर अपना नाम केदार पांडेय से राहुल सांकृत्यायन रखा. अदरवाइज क्या अपनाने के बाद में? बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में. जबकि इनका जो वास्तविक नाम था, मूल नाम था, वो क्या था? केदार पांडेय. और जो इनका पैतृक ननिहाल में इनका जन्म हुआ था. ननिहाल कहाँ था? पंदहा गांव, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश. जो इनका पैतृक गांव माना जाता है. पैतृक गांव. स्टूडेंट्स, पैतृक गांव इनका माना जाता है कनैला. कनैला को पैतृक गांव माना जाता है. और इनको बहुत सारे घुमक्कड़ी जीवन जीते थे. हमेशा घूमते रहते थे. तो घुमक्कड़ी जीवन से इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया, जिसकी वजह से केदार पांडेय मीन्स राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई. महापंडित. इन्हें महापंडित जाना जाने लगा. एंड इन 1963 में इनकी डेथ हो गई थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर लहासा की ओर. स्टूडेंट्स, लहासा क्या है? लहासा है तिब्बत की राजधानी. तिब्बत की राजधानी. तिब्बत की राजधानी है. और ये इन्होंने फर्स्ट जो यात्रा की थी तिब्बत की मीन्स लहासा की, वो थी इनकी 1929. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर. लहासा की ओर. वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है. विच वन रास्ता? जिससे वो लोग गए हैं. कहाँ का रास्ता है? नेपाल से तिब्बत जाने का. नेपाल से तिब्बत.
जिससे वो लोग जा रहे हैं। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब खुला नहीं था तो नेपाल ही हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। कौन से रास्ते से? जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था तब कौन सी जो मुख्य रास्ता था नेपाल से तिब्बत जाने का, जिससे राहुल सांकृत्यायन गए थे, उसी से नेपाल से तिब्बत को चीज़ें जाया करती थी, और वही हिंदुस्तान से। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। नॉट फॉर ट्रेडिंग, व्यापार प्लस व्यापारिक इक प्रत्यय है कि जो व्यापारिक रास्ता ही नहीं था अपितु ये क्या था? सैनिक रास्ता भी था, कि जो आर्मी वगैरह थी वो भी इसी रास्ते का यूज किया करती थी या इसी रास्ते का प्रयोग किया करती थी, इसी रास्ते से जाया करती थी। इसलिए जगह जगह फौजी चौकी और किले बने हुए थे, सैनिक उसी रास्ते से जाया करते थे, इसलिए जगह जगह क्या बने हुए थे? चौकियां। जगह जगह चौकियां बनी हुई थी और किले बने हुए थे, बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन इज द सिनोनिम ऑफ सैनिक, फौज पलटन। कौन सी पलटन रहा करती थी? चीनी पलटन, चीनी नॉट शुगर, चाइनीज, चीनी पलटन रहा करती थी। और आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ रहे हैं। मीन्स जब वो गए हैं उसके बारे में बात इन्होंने की है कि वहाँ पे क्या है कि घर कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ आबादी वहाँ पे रहने लगी है, क्योंकि जो दुर्ग इज द सिनोनिम ऑफ किले, जो दुर्ग हैं, जो किले हैं, वहाँ पे किसानों ने अपने घर बना लिए हैं, तो वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन आबादी दिखाई पड़ रही है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स छोड़ा हुआ, परित्यक्त। एक छोड़ा हुआ चीनी किला था। देन हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। हम हु इज हेयर राहुल सांकृत्यायन और हिज फ्रेंड। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें होती हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति और छुआछूत का कोई सवाल ही नहीं है, कि तिब्बत में लोग एक दूसरे से छुआछूत नहीं रखते हैं और ना ही जाति पाति का वहाँ पे भेद है, और न ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों के लोग चोरी से भीतर नहीं आने देते हैं। सिर्फ वहाँ पे इतनी सी चीज़ है कि जो बहुत निम्न श्रेणी के, जो लोअर क्लास भिखमंगे होते हैं, भिखारी होते हैं, निम्न श्रेणी, कि जो बिल्कुल खत्म, जो भिखमंगे होते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, जो चोरी कर सकते हैं, सिर्फ वो घर में नहीं घुस सकते हैं, अदरवाइज कोई भी वहाँ पे घर में जा सकता है। वहाँ क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं? औरतों के लिए पर्दा नहीं है, जाति पाति का कोई भेद नहीं है, छुआछूत नहीं है। अगर चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मीन्स इफ़ यू आर अननोन पर्सन, यदि बिल्कुल अननोन हो तो भी आप किसी भी घर में जा सकते हो, सभ्य लग रहे हो, किसी भी घर में एंट्री कर सकते हो, वहाँ की सास या बहू से किसी को भी अपने झोली से चाय दे सकते हो, वो चाय आपको अपने लिए पका देगी।
मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। मीन्स मक्खन मार के जो चाय बनाते हैं उसको आप अपना मक्खन दे दो या अपनी चाय दे दो, वो उसे कूटकर चौंगी में चढ़ाकर, चौंगी जिसे कि हम केतली कहा करते हैं जिसमें चाय बनाई जाती है, उसमें वो अच्छे से चाय आपको बनाकर दे देगी। और यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, मीन्स वेयर शी इज मेकिंग योर टी, जहाँ पे वो चाय बना रही है और जहाँ पे आप बैठे हो, उन दोनों जगह की दूरी ज़्यादा है और आपको ये डर है कि कहीं वो पूरा मक्खन मिला रही है या नहीं, या आपकी चाय में वो सारा मक्खन डालेगी या नहीं, तो आप खुद जाकर चौंगी से चाय मथ कर या चौंगी से चाय छान कर ला सकते हैं। मीन्स वहाँ पे किसी के जाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। मीन्स जब चाय बन जाती है तो वो लोग मक्खन डालकर और नमक डालकर चाय को पिया करते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, एक आदमी राहदारी मांगने लगा। राहदारी रास्ता दिखाने के लिए जो टैक्स लिया जाता है वो मांगने लगा। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। कौन सी चिटें, किसकी, कौन सी चिट की बात की जा रही है? यहाँ उन चिटों की बात की जा रही है, यहाँ उन चिटों की बात की जा रही है जिसे वह नदी पार करने के लिए लेके आए थे, जो कि मंगोल दोस्त के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई थी। तो वे उसे दे दिए। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। अब वो कहाँ पहुंच गए थे? थोंगला के पहले आखिरी गांव में। थोंगला, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस। थोंगला के गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति उसका मंगोली यात्री, उनका मंगोलियन फ्रेंड था, मंगोल का निवासी था। कौन? सुमति, जो कि उनके साथ ही यात्रा पर निकला था। सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। मीन्स जब वो गए थे तो कौन से वेश में गए थे? उन्होंने भिखमंगों का वेश रखा था, भिखमंगों के जैसे कपड़े पहन रखे थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे। एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। एक बार तो ऐसा था जब 5 साल पहले वो लोग गए थे, तब भिखमंगे मीन्स भिखारी के रूप में गए थे, तब भी उन्हें अच्छी जगह मिल गई थी। और आज 5 साल बाद जब वो अच्छे खासे वेश में भद्र सज्जन पुरुषों के वेश में गए हैं, तो भी आज अच्छी जगह नहीं मिली है। क्या करने के लिए? रहने के लिए। देन और अब हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में रह रहे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। मीन्स छंग क्या होता है? छंग एक नशीला पदार्थ होता है। मीन्स नशीला पेय पदार्थ लाइक शराब, छंग। तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या पीकर सो रहे थे? छंग पीकर सो रहे थे। इसलिए उनकी जो मनोवृत्ति है वो क्या हो जाती है कि शायद हम छंग पीकर सो रहे हैं और ये लोग यहाँ से चोरी वोरी कर ले जाएंगे। इसलिए वहाँ पे किसी को भी एंट्री की जो अनुमति होती है वो नहीं मिलती है और वे सबसे गरीब झोंपड़े मीन सबसे बेकार झोंपड़े में वहाँ पे उन्हें रात गुजारनी पड़ती है। अब हम सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। विकट सबसे ज़्यादा कठिन, जो सबसे ज़्यादा कठिन था वो क्या था? थोंगला था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती है। डांडा क्या होता है? बहुत ऊंचाई पर जाकर बना हुआ स्थान, ऊंची जमीन जिसे कह सकते हैं, वो सबसे खतरनाक जगह होती है।
16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं। डांडा बहुत ऊंची जगह को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी बताई है राहुल सांकृत्यायन जी ने, 16-17 हजार फीट, जिसके आसपास में कोई गांव वाँव नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के दोनों कोनों के कारण बहुत दूर तक कोई आदमी नहीं देखा जा सकता है। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। डाकू क्या करते हैं, लूटते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे आदमी नहीं होते हैं। वहाँ पे सिर्फ जो यात्री लोग होते हैं वही होते हैं जिन्हें अच्छे से लूटा जा सकता है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में, निर्जन, निर प्लस जन, जन मीन्स लोग, निर जहाँ कोई भी लोग नहीं है, निर्जन बिल्कुल सुनसान, निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता है। कौन करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो कोई परवाह नहीं करता है। अब क्या होता है, सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता है कि कौन वहाँ पे कौन क्या देगा, गवाही देगा। वहाँ गवाही देने वाला या सबूत के तौर पर कोई भी नहीं मिलता है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। कई जगह तो ये होता है कि लोग देखते हैं कि सामने वाले के पास कितना पैसा है, पैसा देखकर लोग मारते हैं, जबकि वहाँ क्या है, वहाँ लोगों की कीमत कुछ भी नहीं है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, डकैत क्या करते हैं, पहले आदमी को मारते हैं और फिर उसके पास देखते हैं कि पैसा है कि नहीं है। अगर होता है तो लूट ले जाते हैं, अदरवाइज उस डेड बॉडी को वहीं पे फेंक जाते हैं। देन हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते थे। पहले वहाँ पे हथियार का कानून नहीं था कि कोई भी मन चाहो जो ही पिस्तौल या फिर जो भी बंदूक वगैरह है कोई भी लेके घूम सकता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे घरों में लाठियाँ रखी रहती हैं या लाठियों को लेकर लोग घूमते हैं, वैसे वहाँ पर तिब्बत में लोग हथियार लेकर घूमा करते थे। देन डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, कि डाकू यदि जान से नहीं मारो तो वैसे डर लगता है कि वो मार डालेंगे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम तो कौन थे, भिख मंगे थे। बिकॉज दे वेंट देयर, कि कौन से वेश में गए थे, भिखारी के वेश में गए थे, तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, कैसी सूरत कि ये मार सकता है, तो ऐसी वैसी सूरत देखते तो क्या करते, हम भीख मांगने लगते। तो क्या करते, टोपी, सर पे से टोपी उतार लेते, टोपी हाथ में रख लेते, जीभ निकाल कर क्या कहते, कुची कुची 2 पैसा, कुची कुची 1 पैसा। कुची कुची तिब्बती वर्ड है जिसका मतलब होता है दया करो, दया करके 1 पैसा दे दो। कुची कुची 1 पैसा, दया करके 1 पैसा दे दो, ऐसा कहकर भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, क्योंकि जो ऊंचाई है वहां पर वजन लेकर जाने में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, परेशानी होती है, बहुत ही ज़्यादा थकान होती है। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। कि सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 घोड़े कर लेते हैं। 2 घोड़ों को वहाँ पे ले चलते हैं, जिसमें सामान भी चला जाएगा और हमारे लिए चढ़ाई में भी आसानी रहेगी। सो स्टूडेंट्स, अब उन्होंने घोड़े लिए या नहीं लिए, आई विल टेल इन नेक्स्ट क्लास, मीन्स कंटिन्यू, वी विल बी नेक्स्ट क्लास आफ्टर दिस, मीन्स आफ्टर दिस पैराग्राफ, कि उन्होंने घोड़े लिए या नहीं लिए।
कैसे वो वहाँ पर पहुँचे, दीज ऑल थिंग्स आई विल टेल इन नेक्स्ट क्लास. फॉर टुडे इट इज़ इनफ.